हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेमिस थ्योरम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न द स्टेटमेंट ऑफ लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो पहले बड़े आराम से देखते हैं। लेमिस थ्योरम रिलेट्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कोप्लेनर, कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस। देखो तीन टर्म है। एक तो कोप्लेनर मतलब वो एक ही प्लेन पे है, जैसे आप वाइट बोर्ड है वो एक प्लेन है। कॉन्करेंट का मतलब होता है जो एक पॉइंट से ही निकले। देखो पहली बात, ये पी क्यू और R3 फोर्सेस हैं, ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही हैं उसी पे लाई कर रहे हैं, और ये एक पॉइंट यानी इस पॉइंट से जनरेट हो रही हैं तीनों फोर्सेस। तो इसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं? कॉन्करेंट। नॉन कोलिनियर मतलब ये एक लाइन पे नहीं है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, यानी ये पैरेलल नहीं है। फोर्सेस दैट मेंटेन एन ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर कोई बॉडी मान लें, तो अगर ये तीन फोर्सेस P, Q और R उस बॉडी पे लग रही हैं, तो ये जो रेड जो आपको नज़र आ रहा बॉडी, ये रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये मूव नहीं हो रही। ये तीन फोर्स P, Q, R लगने के बावजूद भी, ये फोर्स लगने के बाद भी ये यहीं रहेगी। चलो सर, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। तो ये थ्योरम का यूज़ कहाँ आता है? बेसिकली मैकेनिकल एज वेल एज स्ट्रक्चरल सिस्टम, यानी हम इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल सिस्टम बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, तो उसमें हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो आगे आप इसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो हमें समझ आ गई। तो इसका जो प्रूफ है वो ऐसे है, भाई हमने मान लिया सपोज ये दो P और Q में एंगल है यहाँ पर अल्फ़ा, और मैंने R एंड Q में मान लिया बीटा, एंड P एंड R में मान लिया गामा। ये तीन हमने एंगल ले लिए। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लेमिस थ्योरम, जो इसका जो हमने प्रूफ करना होता है वो होता है P अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू Q। देखो P अपॉन साइन ऑफ अल्फा नहीं आएगा, सर ने जान के गलत लिखा कि आपको समझ में आए। देखो ये जो P है, ये P को छोड़ दो, बाकी दोनों कौन फोर्स हैं? सर एक ये Q है और एक ये R है। P को छोड़ के जो बाकी दो हैं उन दोनों में एंगल कौन है? सर बीटा है। तो यहाँ पर साइन अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? साइन बीटा। तो सर ये हमें समझ में आ गया। तो यहाँ पर साइन बीटा आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन बीटा। तो अभी सर Q के अपोजिट जब Q लिखेंगे तो Q को छोड़ दें, ये P और R में कौन एंगल है? सर गामा है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ गामा। तो सर हमें अभी ये चीज़ क्लियर होगी, जो फोर्स लेनी है उसको छोड़ के बाकी दोनों में जो एंगल है वो लेना। जैसे मैंने R है, अब सोचो दिमाग में R इक्वल टू R के अपोजिट क्या लिखेंगे? सर R को छोड़ दो, R को छोड़ा, ये P और Q है, इन दोनों में एंगल कितना है? अल्फा है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा। तो दिस इज बेसिकली लेमिस थ्योरम। सर इसका प्रूफ बताओ, जल्दी से छोटी वीडियो बनाओ सर। तो प्रूफ ऐसे है, अभी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल का लॉ याद करना पड़ेगा। वो मैं पहले आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ, तो वो आपको तब समझ में आएगा। सपोज मैंने मान लिया, मैंने एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया यहाँ पर, ये लो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में मैंने तीन साइड्स ले ली, जैसे ये साइड है कैपिटल A, ये साइड है कैपिटल B, ये साइड है कैपिटल C। तो A के सामने जो एंगल है वो छोटा ए ले लिया, B के सामने जो एंगल है वो ये है, वो उसको छोटा B ले लिया, C के सामने मैंने छोटा एंगल ले लिया, C ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू, ये आपको डेरिवेशन लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, ये लॉ है साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है सर साइन लॉ? A अपॉन ए ले लेना, इसके अपॉन इसके सामने वाली एंगल कौन है? देखो ए का सामने वाला एंगल छोटा ए है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी के अपोजिट कौन है? सर साइन ऑफ बी। सिमिलरली सी के बारे में सोचेंगे तो कैपिटल सी साइन ऑफ सी। सर दिस इज द ट्राइंगल लॉ, क्योंकि सी के अपोजिट सी है। तो ये ट्राइंगल लॉ, ये हमने इसके प्रूफ में अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको आपको कंटिन्यू करता हूँ। देखो इसमें ऐसे था, ये P फोर्स थी, ये Q थी और ये R थी। P और Q में जो एंगल था अल्फा था, और Q और R में था वो बीटा है, और जो R और P में था वो गामा है। मैंने क्या किया, इस R वाली लाइन को पीछे खींच के ले गया ये ब्लू कलर से। ठीक है, यानी ये जैसे R यूँ था, मैंने इसको ये पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो मैंने इस पॉइंट से इसको पीछे खींच के ले गया यूँ, यानी सेम ही लाइन पे है तो ये आ रहा है। ये ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ के हिसाब से आप कहीं भी लाइन जाइनिंग पे R लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ R लिख दिया, तो ये आपको क्लियर R। चलो सर ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जान के मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। जैसे P ये था,
तो पी के पैरेलल यहाँ पर लाइन खींच ली, ये क्यू था, क्यू के पैरेलल यहाँ लाइन खींच ली, यानी ये एक पैरेललोग्राम बन गया। फिर मैंने अब ध्यान से देखना है, मैंने ना एंगल लिखने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे सिंपल सी बात, बच्चों वाली बात, अगर मैं यूँ लाइन खींच देता हूँ, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का 180 होता है, यानी 180 माइनस अल्फा। यानी मैं सोचूं भाई ये जो एंगल है पी और क्यू में अगर अल्फा है और आर और क्यू में बीटा है, तो ये देखो आर और क्यू में कितना एंगल बीटा है। तो मैं अगर ये छोटा सा एंगल देखो, मैं अगर ये वाला एंगल लूँ तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, क्योंकि ये देखो ये है बीटा और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये ब्लू और ये वाली ये पूरी क्या स्ट्रेट लाइन है, यानी ये छोटा सा एंगल होगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा, यानी मैं इसको लिख दूँ 180 माइनस बीटा, यानी दिस एंगल इज 180 माइनस ऑफ बीटा। चलो सर ये ठीक है। अभी देखो ये पूरा हमारा गामा है, तो यहाँ ये जो एंगल है, क्योंकि ये टोटल जो एंगल हमारा है यहाँ से लेके पूरी ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 होगा। अगर यहाँ से लेके ये गामा है तो ये नीचे वाला एंगल ये 180 माइनस गामा होगा, यानी मैं इधर चुपचाप से लिख दूँ ये जो मेरा एंगल है वो 180 माइनस गामा है। चलो सर ये क्लियर है। अभी ये थोड़ी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 180 माइनस गामा है तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो यानी ये एंगल भी उतना ही आ जाएगा, दिस इज 180 माइनस ऑफ गामा। तो ये 180 माइनस बीटा। अभी देखो इस लाइन को मैं आगे प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो अगर मैं इस लाइन को आगे प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे ये चीज़ पता लगती है भी ये अगर एंगल यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल यहाँ पर अल्फ़ा था पूरा, तो ये एंगल भी पूरा अल्फ़ा होगा, क्योंकि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यानी ये एंगल कितना आ जाएगा सर 180 माइनस अल्फ़ा। तो सर ये बड़ा ही इजी है, क्योंकि ऐसे था देखो ये लाइन है, ये लाइन है, अगर आप ये एंगल अल्फ़ा बोलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अल्फ़ा हो जाएगा। तो मैंने ये अल्फ़ा बोला तो फिर ये भी अल्फ़ा हो गया, तो ये अल्फ़ा यानी ये 180 माइनस अल्फ़ा। तो बहुत जल्दी हम देखते हैं, हमारे पास जो 3 ट्राइंगल रह गए हैं, मैंने बोला ये ट्राइंगल है ए साइड ली ए, ये बी और ये सी। तो ए बी सी का ट्राइंगल अब बनाते हैं, अगली स्लाइड में जाते हैं। सपोज ये मैंने मान लिया ये और ये हमारा ट्राइंगल बन गया था, बहुत बड़ा बनाया सर आपने, बड़ा मज़ा आया। तो ए बी सी के हिसाब से तो देखें, तो हम पीछे जो देखते हैं, ये ए यहाँ है, बी ये है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी। ये कितना था सर 180 माइनस अल्फ़ा, ये कितना था 180 माइनस गामा, तो ये कितना था 180 माइनस बीटा, ये था आर, ये था पी। सर ये पी कैसे, ये वाली साइड पी कैसे बताता हूँ, देखो पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं हम, ये देखते हैं ये अगर लाइन पी है तो इसके पैरेलल ये, यानी ये भी पी हो गई, तो करके यानी मैंने पी लिख दी है। तो ये मेरी साइड है पी और ये है क्यू। अब मैं साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाना है, अप्लाई, जो मैंने पहले स्लाइड में लिखा है, अप्लाई साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो सर क्या जल्दी से आ जाएगा, 1 मिनट में बेटा। देखो जो ये है आर लिखना है ऊपर, आर के अपोजिट एंगल कौन है, आर को छोड़ दो, पी और क्यू में एंगल कौन है 180 माइनस गामा, तो इसको लिख दो साइन 180 माइनस गामा। तो दिस इज बेसिकली सिंपली सर ये 180 माइनस अल्फा है बेटा, ध्यान से देखना है। ये अब पी को बोले तो पी को छोड़ के पी के अपोजिट वाला एंगल कौन है सर 180 माइनस बीटा, यानी पी के अपोजिट है साइन 180 माइनस बीटा। और लास्ट जो मैं बोलूँ, जो हमारा पी भी हो गया, आर भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अभी क्यू के अपोजिट एंगल कौन है सर, वो ये है, यानी क्यू अपॉन साइन 180 माइनस गामा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, साइन 180 माइनस अगर थीटा है तो इसका आंसर ही साइन थीटा होता है, यानी 180 का कोई मतलब नहीं, यानी इधर भी कोई मतलब नहीं है। यानी आपका जो फाइनल आंसर आया थोड़ा, आर अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू पी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन गामा। सर ये बड़ा ही सिंपल था, तो ये हमें क्लियर हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ लेमिस थ्योरम, दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू।